अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे HBL PSL एडिशन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। जनाब K21 न्यूज़ पे सिलसिला जारी है। PSL के मैचेस के हवाले से तज्ज़िया और तबसरा हो रहा है और बहुत सारे पैगामात हमें मौसूल हो रहे हैं बज़रिए सोशल मीडिया। आपकी राय हम तक पहुँचती है और लोग जानना चाहते हैं कि क्या कुछ होने वाला है और अब तक की जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज रही हैं इस हवाले से हमारे एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं। तो ये तमाम मामला ज़ेर बहस आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया पहले उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर ली जाए, उसके बाद फिर आज जो खेला जाने वाला मैच है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। कल लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान दो टीमें आमने सामने थी। ये टूर्नामेंट की वो टीमें हैं दोनों जो पॉइंट्स टेबल पे सर फहरिस्त हैं। इसमें लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान शामिल हैं। बिलतरतीब लाहौर कलंदर जो है वो पहले नंबर पर और मुल्तान दूसरे नंबर पर। तो जनाब मुकाबला बड़ा कांटे का एक्सपेक्ट किया जा रहा था। उम्मीद थी कि एक बड़ा अच्छा मैच देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लाहौर कलंदर की टीम नाकाबिल शिकस्त नज़र आ रही है। गो के एक मैच में उनको कराची के हाथों शिकस्त ज़रूर हुई है, लेकिन उसके बाद से उनका जो जीत की रवायत है उन्होंने बरकरार रखी और गुज़िश्ता रोज़ भी ऐसा ही हुआ। मुल्तान सुल्तान की टीम को बासानी उन्होंने ज़ेर कर लिया और इसके साथ ही इस PSL एडिशन 8 के अंदर वो पहली टीम बन गई जो प्लेऑफ्स के मरहले के लिए क्वालिफाई कर गई। मैच की थोड़ी सी समरी आपके सामने बयान करूंगा और उसके बाद फिर इस मैच के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ रखते हैं। सबसे पहले बात हो जाए ज़रा स्कोर की। लाहौर कलंदर ने 180 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर में, और मुल्तान सुल्तान की जो टीम है वो 159 रन पे 7 विकेटों के नुकसान पर जो ये स्कोर है उसको 20 ओवर में मुकर्ररा पूरा नहीं कर सकी। तो इस तरह लाहौर को 21 रन से इस मैच में कामयाबी हासिल हुई। लाहौर कलंदर्स की जानिब से सैम बिलिंग्स ने 35 गेंदों पे 56 रन स्कोर किए। अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी शानदार बैटिंग की, आज इसके ऊपर गुफ्तगू ज़रूर होगी। 35 गेंदों पर 48 रन स्कोर किए। मिर्ज़ा ताहिर बेग 11 गेंदों पर 17 रन बना सके। मुल्तान सुल्तान की तरफ से कैरन पोलार्ड सबसे कामयाब बॉलर रहे। 2 ओवर में 16 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। अनवर अली ने 3 ओवर में 21 रन देके 2 विकेटें और अब्बास आफरीदी ने 3 ओवर में 25 रन देके 2 विकेटें हासिल की। कैरन पोलार्ड बैटिंग में भी सबसे कामयाब बैटर रहे। 28 गेंदों पर 39 रन उन्होंने बनाए। मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर 27 गेंदों पर 30 रन बना सके और शान मसूद 20 गेंदों पर 19 रन बना सके। और बॉलिंग की तरफ अगर नज़र डाली जाए तो लाहौर कलंदर के राशिद खान बड़ी शानदार बॉलिंग उन्होंने की। 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेटें हासिल की और प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सिकंदर रजा 1 ओवर में 10 रन देके 1 विकेट ले सके और हुसैन तलत 1 ओवर में 22 रन उन्होंने दिए और 1 विकेट ले सके। वो तो खासा महंगा ओवर उनका रहा। तो बहरहाल जी इस तरह लाहौर जो है वो ये मैच जीतने में कामयाब हो गई। पहले इस मैच के हवाले से गुफ्तगू कर ली जाए और उसके बाद फिर जो आपके सवालात हैं उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं। बड़े दिन के बाद इस प्रोग्राम में दोबारा उन्होंने हमें ज्वाइन किया और आप क्रिकेट के हवाले से बड़ा खूबसूरत तज्ज़िया और तबसरा करते रहे हैं। पिछले कई सीजन्स में आपका हमारा साथ रहा, इस सीज़न में भी हमारा हिस्सा यकीनन रहे हैं। और आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक जॉइंट सेक्रेटरी KCCA कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन और इसके साथ साथ क्रिकेट एनालिस्ट हैं और बड़े ख़ास मामलों पर उनसे गुफ्तगू हुई है। एक दफ़ा फिर मैं वेलकम करूंगा जमील अहमद साहब को। जमील भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में हमें। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, बहुत बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। जमील भाई मैच तो हमने देख लिया, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर की रही है। जो जीत की रवायत एक उन्होंने डाल दी है उसको बरकरार रखा। ये सबसे अच्छी बात है कि जो विनिंग हैबिट है उसको बरकरार रखना ये अच्छी टीमों की निशानी होती है। क्रिकेट और ख़ासतौर पर T20 क्रिकेट के लिए कहा जाता है कि बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। जो टीम जिस दिन अच्छा खेल सकेगी वो मैच जीत लेती है। एक दिन का फ़र्क होता है सिर्फ इसमें, लेकिन लाहौर ने इस चीज़ को गलत साबित किया और हर मैच में बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई है। पहले तो चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर मुख्तसरन बात हो जाए, फिर ज़रा बैटिंग की तरफ आते हैं। जी देखें, लाहौर कलंदर जो है ना वो टीम है जिसने मुल्तान सुल्तान को इस PSL 8 में 2 मरतबा हराया है। 2 मरतबा और पहला ओपनिंग मैच आपको याद होगा कि इन दोनों के दरमियान हुआ था जो बहुत ही जबरदस्त हुआ था। 1 रन से जो है ये लाहौर कलंदर जो है वो जीती थी। और इसी तरह दूसरा मैच भी तवक्कुआत यही थी कि बहुत ही, क्योंकि दोनों टीमें बहुत बैलेंस हैं और दोनों का शुमार जो है ना मतलब फेवरेट्स में हो रहा है कि जो अब तक जो मैचेस हुए हैं उसमें जिस तरह कमांडिंग पोजीशन में ये दोनों खेली हैं उसको अगर आप मद्देनजर रखें। देखें कल का जो मैच हुआ है ना यासर भाई, उसके अंदर जो है ना एक हम ये समझ रहे थे कि एक जो जिस तरह के स्कोर हो रहे हैं, लेकिन आखिर के 5 ओवर के अंदर जो है लाहौर कलंदर 180 रन हुए हैं। आखिर के 5 ओवर में लाहौर कलंदर उस तरह का खेल पेश नहीं कर सकी जो हम तवक्को कर रहे थे। गो कि 142 रन थे 15 ओवर में और उनके पास जो है 6 विकेटें बाकी थी, लेकिन
दाद देना पड़ती है मुल्तान के जो भी मतलब चारों जो विकेट टेकर है, मतलब उसके अंदर आप जो है ना एहसान उल्लाह को ले लें, अनवर अली को ले लें, फिर अब्बास आफरीदी को ले लें, फिर पोलार्ड को, जिन्होंने 2-2 खिलाड़ी आउट किए, और एक मतलब ये कि मतलब उनको महदूद किया 180 तक, 38 रन बनाने दिए आखिर के 5 ओवर में। वरना आप इस पूरे टूर्नामेंट को देखें कि आखिर के 5 ओवर में जो है ना एक मैच में तो 92 रन भी बने थे, जिसमें आजम खान ने आपको देखा होगा बड़ी जबरदस्त हिटिंग की थी। वरना 70 रन 80 रन बनना अब मतलब नॉर्मली वो हो गया, 60 तो बनते ही हैं। तो इस चीज को अगर हम मद्देनजर रखें तो लगता था कि 200 रन ये कर जाएंगे, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग हुई है मुल्तान ने जो इसके अंदर बॉलिंग की है, तो मैं समझता हूं कि बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है और महदूद किया है। देखिए जब लाहौर ने बैटिंग शुरू की ना, तो इनके जो मेन प्लेयर हैं वो है फखर जमान, जो कि 0 पे आउट हो गए। मिर्जा ताहिर बेग जो है एक इमर्जिंग प्लेयर है, यंग प्लेयर है। देखें यासिर भाई, मैं क्रिकेट को थोड़ी बहुत जितनी मेरी समझ बूझ है, मैंने जितना उस बच्चे को खेलते हुए देखा है, आप यकीन करें उसके अंदर बहुत टैलेंट है। उसने एक इनिंग में 32 रन किए थे, किसी में कम रन, कल भी 17-18 रन पे जरूर आउट हो गया, लेकिन वो 17-18 रन की उसकी इनिंग देखें आप, 11 गेंदों पे, तो वो उसमें है, उस पे काम करना चाहिए। लाहौर कलंदर तो कर ही रहा है, लेकिन ऐसे प्लेयरों पे पीसीबी को भी नजर रखना चाहिए। जो इमर्जिंग प्लेयर इस तरह के अगर आ रहे हैं ना, तो वो देखें दोनों खिलाड़ी जब आउट हो गए ना, फिर अब्दुल्ला शफीक, देखिए अब्दुल्ला शफीक वो प्लेयर है जिसको शुरू के 4-5 मैच नहीं खेले वो, अच्छा उनकी जगह पे कामरान गुलाम खेल रहे थे। अच्छा वो उनकी मैनेजमेंट का ये कहना है कि वो बीमार थे, इसकी वजह से वो नहीं खेल सके। अच्छा फिर शाय होप को इन्होंने खिलाया था, तो शाय होप जो है वो रिप्लेसमेंट में आए थे, तो अब वो वापस चले गए। तो सैम बिलिंग ने, ये 2 प्लेयर के आने से, मतलब अब्दुल्ला शफीक और सैम बिलिंग, इन दोनों के आने से लाहौर कलंदर की बैटिंग जो है ना बहुत मजबूत हुई है। कि अब कल भी आप देख लें कि मतलब 35 गेंदों के ऊपर 45 रन जो है ना अब्दुल्ला शफीक ने किए, ठीक है ना, और 35 ही गेंदों पे 54 रन जो है ना 154 के स्ट्राइक रेट से सैम बिलिंग ने किए। असल चीज होती है स्ट्राइक रेट, 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट तो खेलना ही खेलना है आपको ना। तो उसके बाद मतलब इनकी जो पार्टनरशिप हुई दोनों की 69 रन की हुई है। उसके बाद कोई खातिर खां तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़े थोड़े रन जो है हमने ये देखा कि सिकंदर रजा हो गए, या हुसैन तलत हो गए, या डेविड वीजे हो गए, या शाहीन शाह अफरीदी हो गए, राशिद खान हो गए, इन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डाला, तो एक टोटल हम देखते हैं कि 180 तक का वो चला गया। तो अगर आप मुल्तान की बैटिंग को देखें तो ऐसा लग रहा था कि ये जो 180 का जो टोटल है वो शायद मुल्तान जो है ना वो चेस कर ले, लेकिन हमें एक चीज नजर में ये भी रखनी थी कि सबसे मजबूत बॉलिंग जो है ना वो लाहौर कलंदर की। अगर आप देखते हैं सारे मैच, इससे पिछले मैच में जो 148 रन जो है कोयटा के किए थे, तो कोयटा को इन्होंने मतलब वो जो 148 रन लाहौर ने किए थे, तो कोयटा को 148 नहीं करने दिए, 131 रन पे पूरी टीम वो हो गई, 17 रन से उनको। तो यानी लगातार 2 मैचों के अंदर आप देखें, एक में 148 इन्होंने डिफेंड किए, दूसरे के अंदर 180 उन्होंने डिफेंड। तो इससे पता चलता है कि सबसे मजबूत जो अगर बॉलिंग अगर आप देखते हैं भाई, आप अगर देखें ना, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, राशिद खान, डेविड वीजे, हुसैन तलत और ये सिकंदर रजा, 7 ऑप्शन है उनके बॉलिंग के, और सब विकेट टेकर है। सबसे बुनियादी बात तो ये जो है ना प्लस पॉइंट है उनके लिए कि उनके पास 3 से 4 अच्छे ऑलराउंडर, डेविड वीजे को ले लें, सिकंदर रजा को ले लें, हुसैन तलत को ले लें, राशिद खान को ले लें। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनकी टीम ना सिर्फ ये मजबूत है बल्कि फेवरेट भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पहली टीम है जिसने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया। तो ये बड़ी मतलब, अच्छा अब जब उनकी बैटिंग आती है तो लग रहा था कि शायद ये जो टोटल है ये मतलब ये कि ये चेस कर जाए, लेकिन आप अगर ऊपर से देखते हैं तो जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है, 30 रन रिजवान ने किए, 19 रन जो है ना शान मसूद ने किए, तो जो उनकी ओपनर पार्टनरशिप हुई है वो 48 रन की हुई है। तो मतलब लग रहा था कि अब मैच आसान मतलब इन्होंने कर दिया, लेकिन उसके बाद जो स्पेल राशिद खान ने किया है वो देखने वाला स्पेल था। इन्होंने एक तो मेरी समझ में एक बात नहीं आई कल की बैटिंग में, मुल्तान सुल्तान की जब पहली विकेट गिरी तो इनके पास जो है ना जो कर रहे थे रेगुलर, राइले रूसू, डेविड मिलर और केविन पोलार्ड और फिर जो है ना खुशदिल शाह, ऐसे बैट्समैनों की मौजूदगी के अंदर इन्होंने उसामा मीर को जो है ना 1 डाउन भेजा, जो कि मतलब सबके लिए हैरान, मेरे लिए भी हैरान कौन था, सबके लिए। आप 180 का टारगेट और ऐसे बॉलरों के सामने कोई तुक समझ में नहीं आई कि ये क्यों भेजा इसको। बहरहाल खैर वो जब राशिद गेंद करने के लिए आए तो राशिद ने सबसे पहले आके जो है ना उसामा मीर को आउट किया जी, फिर उसके बाद डेविड मिलर को आउट किया और उसके बाद जो है क्या कहते हैं राइलो रूसो को आउट करके कमर तोड़ दी उन्होंने इनकी बैटिंग की। और
कितने 15 रन दिए सिर्फ। बिल्कुल। ये जो 39 रन की इनिंग पोलार्ड ने खेली है वो तो मैच खत्म होने के बाद खेली है, जिसमें आपने बताया ना 22 रन दिए हुसैन तलत ने, तो वो 22 रन इसी ने बनाए उसके ओवर में, तो इसके 39 रन हुए। मैच उस वक्त तक खत्म हो चुका था। देखें इन्होंने 15 ओवर के अंदर 105 रन बनाए थे मुल्तान सुल्तान ने। अब 75 रन चाहिए, 76 रन चाहिए थे 5 ओवर में, और जैसी बॉलिंग इनके पास है तो इतना आसान नहीं था बनाना। फिर हुआ यही कि आपने देख लिया कि पूरी टीम 159 रन पे सिमट गई, और वो ये मैच 21 रन से जो है लाहौर कलंदर ने बासानी जीत लिया। बिल्कुल ठीक है जी, गुफ्तगू जारी रखते हैं। एक और हमारे मेहमान हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, मुनीरुल हक साहब, और स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, और बड़ा अच्छा तबसरा करते हैं मैचेस के ऊपर। लाइन पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। मुनीर भाई खुशामदीद कहूंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम यासिर, वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा खुसूसी सलाम। वालेकुम अस्सलाम मुनीर भाई। अच्छा जी मुनीर भाई, सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जरा चाहूंगा कि कल के मैच के हवाले से आप अपनी राय दीजिए। लाहौर कलंदर्स ने ये जो अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखा हुआ है, इसको कैसे देख रहे हैं? और मुल्तान सुल्तान, जिसके ऊपर आप और हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि टूर्नामेंट के आगाज में बड़ी अच्छी टीम नजर आ रही थी, और मालूम ये होता था कि 3 या 4 ऊपर के बैट्समैन जो है वो सारा स्कोर कर देते थे, लेकिन वो रिवायत उन्होंने जो है अपनी तोड़ दी है, और अब बहुत एक कमजोर सी, बड़ी लागर सी एक टीम नजर आ रही है। और कल के मैच में तो बिल्कुल भी कोई स्पार्क या कोई करंट हमें नजर नहीं आया। फरमाइए, आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया यासिर। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, शुरू के 5 मैचेस हुए थे तो उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो हाई फ्लाई है और इनको रोकना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मजीद 2-3 मैचेस के बाद अब लाहौर ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। ये बात बिल्कुल सही है कि लाहौर की जो बॉलिंग है वो पूरे टूर्नामेंट में किसी भी टीम के पास इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप नहीं है, और दूसरी तरफ अगर देखे जाए तो ये बात भी दुरुस्त है कि मुल्तान के पास जितनी अच्छी बैटिंग लाइन है वो भी टूर्नामेंट में किसी के पास नहीं है। जमील भाई को मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, सारे नाम उन्होंने गिना दिए जो मुल्तान सुल्तान के पास हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि अगर खाली डेविड मिलर और राइली रोसो चल जाए तो वो काम तमाम कर देते हैं किसी की टीम का। खुद रिजवान इस वक्त टॉप स्कोरर हैं अभी तक PSL के, तो उनके पास तो ये इशू नहीं है। कैरोन पोलार्ड कल हमने देखा कि वैसे ही खेल के आखिर में, लेकिन वो उस वक्त गुजर चुका था। तो अभी तक यही दोनों टीमें हमें नजर आ रही हैं जो फाइनल में पहुंचने की सलाहियत रखती हैं, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है, और दूसरी जो टीम है वो तो आपको पता है, बहरहाल आज इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर जीत लेती है तो वो फिर मुल्तान से आगे ही निकल सकती है। तो ये 3 टीमें तो मुझे अच्छी नजर आ रही है, पेशावर ज़ल्मी का थोड़ा सा इशू है। अब कल के मैच के हवाले से जमील भाई ने बिल्कुल सही कहा कि वो जो 3 विकेटें दी हैं राशिद खान ने, और खास तौर से कैरोन उसको राइली रोसो और उससे पहले डेविड मिलर को आउट किया था, तो वो उनकी बैकबोन उन्होंने तोड़ दी थी। उसके बाद कुछ बचा नहीं था मुल्तान में। मोहम्मद रिजवान से बाद में पूछा भी किया कि आपने 1 डाउन की पोजीशन में उसामा मीर को क्यों भेजा, वो तो बेसिकली बॉलर हैं, उनको तो कहना नहीं, हमारी अपनी एक प्लानिंग थी, और वो क्या प्लानिंग थी, वो फ्लॉप प्लानिंग थी, उनकी प्लानिंग गलत हो गई थी, हिकमत अमली ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि एक वक्त में तो ऐसा लग रहा था लाहौर 180 से ज्यादा बना देगी, लेकिन उनका भी आखिर में देखा हमने कोलैप्स हुआ था, काफी खिलाड़ी उनके सिंगल फिगर में आउट हुए थे। लेकिन मुल्तान को थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि बहुत चूंकि अच्छे जा रहे थे तो शायद वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी थे, और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि नहीं यार उनके पास तो टीम ऐसी है। तो उनके पास एक बॉलर जो उनको मिला है एहसानुल्लाह, उसने तो बिल्कुल डिफरेंट एक अप्रोच दिखाई है। एहसानुल्लाह को हम देख रहे हैं 16 विकेट अब तक ले चुके हैं। इकोनॉमी जो सबसे जरूरी चीज होती है T20 में, उनकी इकोनॉमी 6 से कम है। 5.9 की इकोनॉमी के साथ कोई भी बॉलर 10 विकेट लेने वाला नहीं है। और फिर दूसरे अब्बास आफरीदी भी 12 विकेट ले चुके हैं, वो भी सेकंड पोजीशन पर हैं। तो मुल्तान की बॉलिंग भी अच्छी है, लेकिन जाहिर है लाहौर के मुकाबले में नहीं है। मुल्तान की बैटिंग बहुत अच्छी है। एक बात जमील भाई ने बिल्कुल सही की, लाहौर के पास ऑलराउंडर्स अच्छे हैं। खुद राशिद खान बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, डेविड विजे, इस दफा डेविड विजे का वो हमें स्पार्क नजर नहीं आ रहा है जो नॉर्मली हमें PSL में नजर आता था। तो इनके पास हुसैन तलब की है, वो भी अभी तक चले नहीं है, कोई इनिंग्स हमने नहीं देखी हुसैन तलब की, ना कोई बॉलिंग में ऐसी कारकर्दगी देखी। लेकिन इनकी टीम चूंकि इस वक्त रिदम बन गया है, बहुत ज्यादा हाई कॉन्फिडेंस है इनका, तो वो कॉन्फिडेंस को लेके आगे चल रहे हैं। फिर जिस टीम में शाहीन और हारिस हो और राशिद हो, उसको तो मेरे ख्याल 130-35 भी अगर पे भी डिफेंड करना है तो ये अपनी टीम पे डिफेंड कर सकते हैं, इतनी एबिलिटी इनकी। और आप ये देखिए कि जमान खान नए बॉलर होके इनकी मौजूदगी में कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सिकंदर रजा कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब सबके सब जो है वो जब बॉलिंग आती है तो बॉलिंग करते हैं, बैटिंग आती है तो बैटिंग करते हैं। एक मैच आपको याद होगा सिकंदर रजा ने तना निकाला था, 71 रन बनाए थे 34 गेंदों पर।
तो फिलहाल तो अभी तक की जो सूरत हाल है वो तो यही है कि ये दोनों टीमें अच्छी जा रही हैं। अब आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखते हैं, कोयटा के लिए आपको पता है बहुत डिफिकल्ट टाइम है, 4 उनके मैच बचे हैं, चारों के चारों वो जीत लेते हैं, मार्जिन से जीत लेते हैं तो कुछ उनका चांस बनता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। बैक टू बैक 2 मैचेस हैं, आज उनको खेलना है इस्लामाबाद से, कल फिर को कराची से खेलना है, तो मसले उनके लिए अभी मसाइल बहुत ज्यादा हैं। और फिर उनका जो मेन प्लेयर जेसन रॉय है वो भी ये 2 मैचेस में नहीं है, 7 मार्च को वो अवेलेबल होंगे दोबारा कोयटा के लिए। अभी वो बांग्लादेश में इंग्लैंड की टीम के लिए खेल रहे हैं, तो बहुत कुछ अभी होना है, लेकिन फिलहाल जो आपने बात की यही दोनों टीमें मुझे बेहतर लग रही हैं, फाइनल खेलते हुए नजर आ रही। ठीक है जी जमील भाई, एक जो सवाल है जिसको सोशल मीडिया पे तो कम लोगों ने उठाया, लेकिन फिर भी ये हो रहा है कि क्या ये वजह हो सकती है कि ये मुल्तान सुल्तान को हमने देखा कि एक बड़ा गैप आया, बड़े गैप के बाद मैचेस हुए, एक टीम कराची की जो सबसे ज़्यादा मैचेस उसने खेल लिए, बाकी दीगर टीमें शुरू में 3-3, 4-4, 5-5 दिन के रेस्ट उनको मिले, कोई मैच नहीं हुआ। ये कैसा स्केड्यूल है, ज़रा ये तो बताइए, क्योंकि वाकईतन इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि एक टीम आपने देखा जो पिछले संडे को मैच खेला, उसके बाद कल जाकर उसको मौका मिला मैच खेलने का, मतलब पूरा हफ्ता ही तकरीबन उसको रेस्ट मिला है। ये क्या प्लानिंग है, ये तो ज़रा समझाएं। देखें, ये तो खैर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और आपको शायद याद होगा कि पिछले सीजन में, उससे पिछले सीजन में भी ये शिकायत आती रही है। जी। कोयटा ने भी शिकायत की थी कि हमें जल्दी जल्दी मैच दे दिए, कि अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, कल में वहां पहुंचना है। बिल्कुल ये शिकायत है। ये असल में जो बनाने वाले हैं ना, इसका जो भी ड्रॉज और ये जो शेड्यूल बनाते हैं, ये उनको जो है ना ख्याल रखना चाहिए कि तमाम को जो है ना एक बराबरी का मौका हो। मतलब अगर 2 दिन बाद मैच हो, सबके मैचेस हो सकते हैं ऐसे, बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। हाँ, एक आध दिन चले ऊपर नीचे, लेकिन इस तरह ये होना चाहिए कि मतलब एक टीम जो है वो 8 मैच खेल लिया, दूसरी टीम अभी 5 मैच खेल रही है। ये फर्क जो है ना, ये आपकी बात बिल्कुल काफी हद तक जो है ना मतलब दुरुस्त है। असल में ये चीजें ना सोचना चाहिए, जो आप रिदम की बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही है कि जब आदमी टीम जीत रही हो ना, तो उसके मैच जितनी जल्दी हो जाएं, वो रिदम में होते हैं ना। लाहौर के साथ हो रहा है, हम देख रहे हैं। हाँ, लाहौर देखें, एक होता है टीम कॉम्बिनेशन। देखिए, 2 चीजें बड़ी अहम होती हैं क्रिकेट के अंदर। एक तो टीम कॉम्बिनेशन है, जो कि इनका बहुत जल्दी बन गया और ये मतलब जीत के ट्रैक पर आ गए। दूसरी चीज जो होती है ना, बुनियादी चीज, वो होता है ड्रेसिंग रूम का माहौल। ड्रेसिंग रूम का माहौल देखिए, मैं कराची की बहुत सारी टीमों के साथ मैनेजर रहा, मैं तो 6 टीमों की दुनिया के जो है ना, मैं लाइजन ऑफिसर रहा हूँ, लोकल लाइजन ऑफिसर। तो मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, मैंने देखा है। आप यकीन करें, अगर आपका ड्रेसिंग रूम का माहौल सही होगा तो उसके असरात अंदर जरूर पड़ते हैं मैच के ऊपर। अगर आपका ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होगा, मैं जो देख रहा हूँ लाहौर कलंदर का, जो आप देखें उनके जो ऑफिशियल होते हैं, उनको देखें, वो एंजॉय कर रहे होते हैं मैच को। मतलब देखें, अंदर जो टीम लड़ती भी नजर आ रही है, वो तो नजर आ रही है कि 100% है, लड़ रही है, लेकिन बाहर वाले जो क्यों कि मतलब वो कहीं रिलैक्स, देखिए वो बाहर वाले एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने कहा यार जाओ तुम जो भी है अपना 100% दो, हार जीत अल्लाह पे छोड़ दो। वो और उस पे वो कारआमद है। और देखें आप लाहौर कलंदर को देखें, जब मुल्तान सुल्तान थोड़ा सा जो है ना, मुझे बड़ी हैरत है कि जिस तरह मतलब उसने खेलना शुरू किया था, तो वो लग रहा था कि जो है ना नाकाबिल शिकस्त है, लेकिन फिर उसके बाद ये 3 मैच जो ये हारे हैं ना, 2 मैच तो ये क्या कहते हैं लाहौर कलंदर से हारे हैं, इसमें से सबसे मजबूत टीम से हारे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत एडवांटेज है कि जो आने वाले मैचेस हैं उसके अंदर जो है ना, मुझे उम्मीद है कि मुल्तान सुल्तान जो है वो कमबैक करेगी और स्ट्रॉन्ग का कमबैक करेगी। और जो हम समझ रहे हैं फेवरेट के, देखें मिसाल के तौर पर लाहौर तो उसने तो कर लिया ना प्ले ऑफ के लिए। देखिए, इसमें समझने की बात पता है क्या है? देखिए, बुनियादी बात क्या है, 4 टीमें तो आने ही है ऊपर, टॉप के ऊपर आने ही है ना यासिर भाई। अब उसमें प्ले ऑफ की जो 4 टीमें ना, हर टीम की कोशिश होती है कि हम 1-2 आए। बिल्कुल ठीक है। 3rd 4 के लिए चांस कम होता है, 1-2 के अंदर क्या होता है कि अब जैसे 1-2 आ गए ना अगर, तो 3rd 4 1-2 में क्वालिफायर होता है ना, पहला मैच जो क्वालिफायर होता है उसमें से जो जीत जाता है वो तो डायरेक्ट चला जाता है फाइनल के अंदर। जो लूज कर जाता है, जिसने लूज कर दिया, फिर वो जो एलिमिनेटर 1 होता है उसके अंदर जो है वो 3rd और 4th खेलते हैं। तो जो हार जाता है वो तो बाहर हो जाता है, जो जीत जाए उसको फिर खेलना पड़ता है क्वालिफायर के रनर अप से। तो जब वो होता है 2nd एलिमिनेटर मैच, तो उसके अंदर 2nd एलिमिनेटर के अंदर जो है वो जो जीतती है वो फाइनल में चली जाती है, जो हारती है वो बाहर हो जाती है। इसलिए हर टीम 1 और 2 पे आना चाहती है कि 1 और 2 को एक चांस होता है हारने के बाद भी, 3rd और 4th पे आने में चांस नहीं होता। तो मुल्तान को सोचना पड़ेगा। मुल्तान के अभी मतलब 8 पॉइंट हैं, मैं मानता हूं, मतलब और अभी उसके पास 3 मैच भी हैं, लेकिन असल बात यह है
कि तीनों मैच उसको जीतना पड़ेंगे, कम से कम 2 मैच तो जीतना ही पड़ेंगे, समझे ना। क्योंकि अभी देखें कोयटा की पोजीशन तो खराब है ना, सबसे ज्यादा बॉटम में, और यानी कि वो 6 में से 5 मैच जो ना हारी हुई, 1 जीती हुई। अगर क्रिकेट है ना, ये सारे मैच जीते तो वो भी 10 पॉइंट पे आ सकती है। ठीक है। अच्छा, इस तरह मैं जो समझ रहा हूं ना, इस वक्त कराची किंग के पास मेरा ख्याल अब कोई चांस नहीं है, क्योंकि उनके 4 पॉइंट है, अगर जीतेंगे तो 8 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है। तो बहुत ही नामुमकिन वाली इस वक्त जो ना सूरत हाल है। और जो पेशावर ज़ल्मी है, उसने जो 6 मैच में 3 जीते हैं, 3 हारे हैं, तो वो अभी उनके पास भी चांस है। उनकी टीम भी काफी, मतलब उनके पास भी बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, और बैलेंस एक टीम अब जो है ना वो भी नजर आ रही है। तो अगर आप ये देखते हैं तो ये 3 टीमें जो ऊपर की हैं, इस्लामाबाद जिसका आज मैच होने जा रहा है कोयटा से, इस पर शायद आप बात करें अभी आगे तो फिर जो है ना ये इस्लामाबाद अगर जीतती है तो उसके 10 पॉइंट हो जाएंगे, मेरे ख्याल ये भी जो है ना क्वालिफाई कर जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहूंगा, दोनों से करूंगा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, आज के मैच के हवाले से बात करूंगा। जरा जहन में एक सवाल आया, कल मैं अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग देख रहा था मुनीर भाई, तो बैटिंग देखते हुए मैंने सोचा कि ये अब्दुल्ला शफीक हैं जो टेस्ट में बड़ा कंपोज्ड प्लेयर नजर आता है, पैर और बल्ला बड़ा मिलाकर खेलते हैं, बड़ा अच्छा स्टेयर भी करते हैं, नीचे ड्राइव भी बड़ी अच्छी लिटा के मारते हैं। ये T20 के अंदर जो मैंने उनका रंग देखा है, मेरे लिए तो बड़ा शॉकिंग रहा। फिर मैं ये सोचने पे मजबूर था कि इसी तरह के जो बैटिंग स्टाइल है, अगर बाबर आजम का भी है, जब अब्दुल्ला शफीक यंगस्टर अपने आप को चेंज कर सकता है, मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से मोल्ड कर सकता है, तो बाबर आजम क्यों नहीं कर सकते, जिनके लिए कहा जाता है कि जी उनका स्टाइल नहीं है। तो ये अब्दुल्ला शफीक ने अपने आप को कैसे चेंज किया, और ये चेंज कैसा नजर आ रहा है? मुझे तो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर आए, खासतौर पर पीछे 1-2 शॉट उन्होंने खेले और उठा के भी उन्होंने बड़ी अच्छी हिटें मारी हैं। क्या कहेंगे इस बारे में मुनीर भाई? अच्छा देखिए, पहले तो मैं आपको एक अपडेट देता चलूं कि इस्लामाबाद ने टॉस जीतकर पहले कोयटा को बैटिंग की दावत दी है। बिल्कुल ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि आज इस्लामाबाद जो है वो चेस करेगा जी। दूसरे अब्दुल्ला शफीक के हवाले से, हम सबको अब्दुल्ला शफीक ने बिल्कुल एक डिफरेंट अब्दुल्ला शफीक नजर आए हैं। हम तो उनको टेस्ट का प्लेयर मानते थे, हमें तो वो नहीं था, लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने अपना, असल में यंग है, वो चाहते हैं कि किसी तरह टीम में जगह बनाए। बाबर आजम तो ऑलरेडी दुनिया के मान्यवर प्लेयर है, तीनों रैंकिंग में टॉप 3 में, वनडे में टॉप पोजीशन पर हैं। उनका तो अपना एक स्टाइल है खेलने का, उसको तो आप मेरे ख्याल आप कोशिश वो करते हैं, लेकिन उनसे वो स्ट्राइक रेट वाली बात आती नहीं है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह अपने आप को चेंज किया, पाकिस्तान के लिए अच्छा है। लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो PSL में हमें नजर आए हैं कि जिन पर हम आगे जाके बहुत पाकिस्तानी टीम के लिए फायदेमंद साबित हो। आजम खान ने बिल्कुल डिफरेंट रन दिखाया है, एहसानुल्लाह को देख लें, साहिब अयूब को देख लें, साहिब तैयब ताहिर को देख लें, ये सारे वो हैं, इंक्लूडिंग अब्दुल्ला शफीक, कि जो अब पाकिस्तान की अगर कमिंग सीरीज है पाकिस्तान के अगले महीने न्यूजीलैंड से, उसमें ये पाकिस्तानी स्क्वाड में आसानी से आ सकते हैं, ये प्रूव कर रहे हैं। और इनको थोड़ा सा प्रूव भी करना है। बाबर आजम को तो आपको पता है कि उनका अपना एक स्टाइल है, वो टीम के साथ रहेंगे, खेलते रहेंगे, तो दूसरे प्लेयर उनके तेज रफ्तारी से खेलेंगे। उनका अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं कि वो 40 गेंदों पर 80 रन बना दें, तो ये बाबर आजम की तरबियत में नहीं है, और अभी वो थोड़ा सा लग भी नहीं रहा कि कैसी तबियत का वो मुजाहरा करें। बिल्कुल ठीक है। चलें, अभी इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। पहले जरा जमील भाई से आज के मैच के हवाले से बात कर लेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये ऐसा महसूस होता है, ख्याल मेरा है, मेरी राय हो सकता है मैं इस पर गलत हूँ, कि जो ऊपर की जो टीमें हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा उन्होंने खेला है, बड़ी बैलेंस परफॉर्मेंस रही है, लेकिन ये जो स्पार्क इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर है, और मुझे एक तो टीम कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है, सारे यंगस्टर हैं, सारे एक ही हाइट के हैं, और सारे मोरलेस एक ही एज के मुझे नज़र भी आते हैं, तो ये भी बड़ा एक ज़बरदस्त वो है, और कॉम्बिनेशन भी अच्छा, और प्लस ये कि ये जो एबिलिटी है बड़ी हिटें मारने की और ऑल ऑफ अ सडन मैच चेंज करने की, ये सिर्फ मुझे इस्लामाबाद के पास नज़र आती है। शायद मुझे ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं महसूस होता है कि अगर ये यहाँ से थ्रू कर गए तो फिर ये ऊपर जाके और ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। क्या कहेंगे जमील भाई? अच्छा, मैं इस पे आता हूँ, आपके इस पे जी थोड़ा सा मैं जरा अब्दुल्ला शफीक जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। मुनीर भाई ने बहुत अच्छे, मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अब्दुल्ला शफीक जो है ना, अब्दुल्ला शफीक ने जब अपना क्रिकेट कैरियर शुरू किया तो ये T20 के अंदर सेंचुरी बना के मंजर आम पे आए थे। जो हमारी जो कौमी T20 चैंपियनशिप नेशनल T20 चैंपियन, उसके अंदर ये सेंचुरी बना के मंजर आम पे आए थे कि जनाब ये जो है ना कोई प्लेयर है, मतलब जो ना अब्दुल्ला शफीक कोई प्लेयर है। उसके बाद फिर ये डोमेस्टिक भी खेले, फिर उसके बाद जब ये कौमी टीम में आए तो फिर देखिए टेक्निकल चूंकि इतने साउंड है ये, तो जो आपने बात की थी ना वो तो बहरहाल ये कि, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये T20 के बेहतरीन प्लेयर हैं। देखिए जो
ये जो शफलिंग होती है ना, ये जो आपने बात की ना, बाबर आजम एक ही स्टाइल में तीनों फॉर्मेट में खेलते तीनों हैं। फॉर्मेट में आप देखेंगे वनडे में भी यही है, टेस्ट में भी इसके अंदर थोड़ा सा आपको ना आगे पीछे मतलब जगह बनानी पड़ती है, ऑफ स्टंप पे आके इधर मार दिया, इधर आके इधर मार दिया। ये चीज जो है ना, अब जो आपने बात की ना, ये चीज इसकी वजह से आप कभी भी, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, दोनों की बैटिंग कभी देखिएगा, अब्दुल्ला शफीक को भी देखिएगा और बाबर को भी देखिएगा, दोनों में फर्क है बैटिंग करने में। वो जो जिस तरह मतलब उसका फुटवर्क और इसके फुटवर्क के अंदर फर्क है, लेकिन बाबर की अपनी क्लास है, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उस पर उसका तो इससे कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जो आपने बात की सिर्फ उसके जवाब में मैंने कहा। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर। देखिए, इस्लामाबाद की जो टीम है ना, वो बहुत मजबूत टीम है और सबसे ज्यादा जो डेप्थ है ना बैटिंग के अंदर, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास है। और ये वाहिद टीम है जिसने 2 मरतबा जीता है जी। 2016 में जीता, 2018 में जीता है PSL। और ये वो टीम है कि जो शुरू से मैं देख रहा हूं, वो एक ही अंदाज में खेलती है, ऐसे ही है शुरू से। या तो वो 120 पर आउट हो जाएगी या 240 कर देगी, बिल्कुल। मतलब उनके खेलने का जो वो अपना खेलने का कुछ भी सूरत हाल हो, आज भी देख ले, वो अपना खेलने का अंदाज नहीं बदलते। मैंने मतलब जो मैंने जितने अरसे 8 साल से उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो अब जो इनके पास, अब देखिए एलेक्स हेल्स आ गए इनके पास, अब आप मतलब तो इनकी बैटिंग तो मजबूत से मजबूत होती जा रही है ना। मतलब मनरो, एलेक्स हेल्स, पॉल स्टेल, जिनके पास इस टाइप के, डोसन, और फिर आजम खान कमाल खेल रहा है। यानी आजम खान की तारीफ करना पड़ती है कि इस टूर्नामेंट के अंदर जिस अंदाज में उसने बैटिंग और क्लीन हिटिंग की है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने बैटिंग देखी, ऐसा कहीं नहीं लगा कि उसका मुंह इधर है बल्ला इधर है, उसने जिधर मारना था उधर ही उसका जो ना नजर आया। उसने चौके मारे तो गैप में मारे, कोई ये नहीं हुआ कि यार कैच गिर गया चौका हो गया, कोई ऐसी बहुत। और जो मारे बड़े बड़े छक्के मारे, तो तारीफ करनी पड़ती है कि मतलब वो जो है ना, इस वक्त जो है सिलेक्टरों को जो दस्तक दे रहा है, वो मतलब झंझोड़ रहा है। वो बहुत अच्छी बैटिंग की है। देखिए यंगस्टर है, और हमें देखिए, मैं एक बात और था, इस इवेंट के अंदर कुछ प्लेयर ऐसे नजर आए हैं, आजम खान को ले लें, साइम अयूब को ले लें, एक लड़का कराची से खेल रहा है इरफान खान न्याजी, उससे मुख्तसर देखिए 30-32 असल में, चूंकि वो लड़के ऐसे नजर, हम तो देखते हैं ना, उसने इनिंग तो छोटी छोटी खेली है, लेकिन मतलब बहुत काम की इनिंग खेली है। मतलब अभी उसने अहमद वसीम के साथ भी जो है ना, मतलब पार्टनरशिप की थी 99 रन की 9 ओवर के अंदर, जो मैच वो जो हार गया। तो इसको अगर आप मद्देनजर, मिर्जा ताहिर बेग है जिसको लाहौर कलंदर वाले खिला रहे हैं, वो जबरदस्त प्लेयर है। फिर एक ताहिर तैयब जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए, कराची किंग से खेले वो, लेकिन जितना भी खेले अब तक ना, वो अच्छा खेले। तो ये बहुत अच्छी बात है उसके लिए कि मतलब पाकिस्तान के पास यंगस्टर जो है वो आ रहे हैं। तो इस चीज को अगर हम मद्देनजर रखें, तो मैं ये समझता हूं कि ये जो अब जो ये मैच हो रहा है, जाहिर है इन्होंने जो फैसला किया है, उनकी बैटिंग इतनी मजबूत है, मतलब अब तो फहीम अशरफ भी रन कर रहे हैं, शादाब इस टूर्नामेंट में बिल्कुल बुझे से हैं, बॉलिंग तो अच्छी कर रहे हैं वो, लेकिन बैटिंग में अब तक जो है ना, वो उस तरह 4 नंबर पे आगे जिस तरह वो आ रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन उनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है, नीचे तक है, कि मैं समझता हूं कि जो भी टोटल होगा ना, वो उसको चेस करने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो सलाहियत उनके पास मुकम्मल है। दूसरी तरफ जो टीम है, उसके मामलात कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है, और मुनीर भाई से भी सवाल यही करूंगा कि ये जो कोयटा ग्लैडिएटर्स है, जैसे भी उन्होंने शादाब के बारे में जमील भाई ने कहा कि वो बुझे नज़र आ रहे हैं, यहाँ तो सारा मामला ही बुझा हुआ नज़र आ रहा है। उसके लिए क्या कहेंगे मुनीर भाई, फरमाइएगा। आज कुछ उम्मीद रखी जा सकती है कि कुछ हो जाए, कमाल कमबैक कर सकते हैं क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि सबसे इस वक्त तगड़ी टीम नज़र आ रही है, उसको शिकस्त दे सकते हैं? आज कोई ऐसा मिरेकल हो सकता है, तवक्को रखी जाए? फरमाइएगा। अच्छा ठीक है यासिर, इसका मैं जवाब देता हूँ। जमील भाई ने अच्छा है मुझे याद दिलाया जी कि ये जो है सेंचुरी स्कोर की थी अपने पहले T20 मैच में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद इनको हमने फिर न्यूजीलैंड में खिला दिया अब्दुल्ला शफीक को T20 इंटरनेशनल, और वो दोनों मैचेस में नाकाम हो गए। उसके बाद ये फिर परदेश हट गए और फिर डोमेस्टिक परफॉर्म करके फिर वो टेस्ट में आए। तो ये बिल्कुल सही इन्होंने ये निशानदेही की है कि जो सामने आए थे, ये T20 में अपने डेब्यू में T20 में उन्होंने सेंचुरी की थी, और शायद फर्स्ट क्लास में भी अपने डेब्यू में सेंचुरी कर चुके हैं। तो ये तो बात रही बात कोयटा ग्लैडिएटर्स की। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पूरी टीम ही बुझी नजर आ रही है, कुछ पास बिल्कुल नहीं है टीम में। आप ये भी देखें कि वो मैच जो आखिर में हमने देखा कि सरफराज को खेलना चाहिए था, सरफराज से शॉट नहीं लग रहे थे, शॉट वो लगा रहे थे तो हार्डली सिंगल रन बन रहा था। तो टीम बुझी तो है। यहाँ से ऑल आउट जाना पड़ेगा कोयटा को। 2019 को कोयटा को जहन में लाना पड़ेगा, जब कोयटा ने ये टाइटल जीता था। यही सरफराज थे, इसी टीम के बेशतर खिलाड़ी उस वक्त थे, हसनैन
फाइनल के मैन ऑफ द मैच थे जब उन्होंने 2019 में टाइटल जीता था। जी। तो कोयटा के पास अब देखिए वापसी का तो अब उनके पास रास्ता है, लेकिन आगे जाने के लिए यही है कि उनको आज भी जीतना होगा, कल भी जीतना होगा, आगे 2 मैचेस भी जीतने होंगे, जब भी वो पहुंचेंगे। और साथ साथ कम से कम 4 में से 2 मैचेस उनको बड़े मार्जिन से जीतना होंगे, क्योंकि नेट रन रेट पर बात आती है तो वो बहुत ज्यादा कम है इनका नेट रन रेट, -1.7 है। इसका मतलब है ना सिर्फ इनको जीतना है बल्कि उनको ज्यादा मार्जिन से जीतना है। और कल जो मैच है कोयटा और कराची का, उसमें तो जाहिर है कराची का हार गई तो अभी भी बाहर ऑलमोस्ट वो हो चुकी है, तो बिल्कुल ही हो जाएगी। कोयटा हार गई तो फिर कोयटा के चांस तो कराची दोनों का चांस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो कोयटा को बिल्कुल आप कह रहे हैं उनका थिंक टैंक, मोइन खान, उनके नदीम उमर, आजम खान, इन सबको कोई हिकमत अमली इन्होंने तय की होगी। अब पता चलेगा आज कि वो कितना स्कोर करते हैं और उस स्कोर को नकीम शाह, हसनैन और उनके दीगर बॉलर डिफेंड कर पाते हैं या नहीं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डे है कोयटा के लिए भी, डू और डाई है उनके लिए। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय एक मस्ट विन गेम समझ के इसको खेले। ठीक है, और किसी मोर्चे की उम्मीद ना रखी जाए, ये भी बात सही है। हाँ, मौजे की उम्मीद तो देखें, मौजे पे अगर आप रहेंगे तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव जिसे कहते हैं ना, सेल्फ बिलीव होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नहीं मुनीर भाई, हम इसलिए सवाल करने की जरूरत पेश आ रही है क्योंकि ये T20 क्रिकेट है। ख्याल ये था कि T20 क्रिकेट में जिस दिन अच्छी कोई टीम खेल जाती है तो वो निकल जाती है, लेकिन इनके लिए तो ऐसा लगता है कि शायद किस्मत जो है वो भी इन पर मेहरबान नहीं है। पिछले मैचेस कराची किंग्स के देख लें या कोयटा ग्लैडिएटर्स के देख लें, 100 रन बनाने के बाद भी मैच हाथ से निकल गए और कहीं कहीं बहुत थोड़े स्कोर पे आउट करने के बाद भी उनको जो है वो नहीं डिफेंड कर सके। तो ये तो एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। इन दो टीमों के मामले में ये चीज नजर नहीं आ रही, बाकी टीमों के मामले में हम देख रहे हैं। जी यासिर, देखिए बात यह है कि कोयटा को ज्यादा ब्लेम यूं जाता है कि कोयटा की टीम जो मैचेस आ रही है वो बहुत मार्जिन से आ रही है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही। टीम का ये है कि एक मैच 2 रन से आ रही है, एक मैच 3 रन से आ रही है, एक मैच 6 रन से आ रही है। जो मैचेस ये जीत सकते थे, जीतने की पोजीशन पे थे, वहां से ये हार गया। अगर यही 3 मैच जो वो कम रन से हारे हैं जीते होते तो इस वक्त तो कराची की टीम जो है वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने की पोजीशन में होती है। बिल्कुल ऐसा तो वहाँ आपने सही कहा। और दूसरी बात है कि उनके कप्तान को आप देखें तो उनके कप्तान इमाद वसीम की आप बैटिंग देखें और उसका मुकाबला आप सरफराज से करें, जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा ही उनका इंटेंट नजर आ रहा है कि वो टीम के लिए खेल रहे हैं, 90 रन बना रहे हैं, जाने अंदाज अच्छे स्ट्राइक रेट से जी सकते हैं। और सरफराज में वो चीज हमें नजर नहीं आ रही। हालांकि इमाद वसीम भी आप लोग भूल चुके थे नवाज की वजह से, इतने ऐसे से इमाद वसीम टीम के साथ नहीं थे। अब उन्होंने दोबारा अपनी जगह बनाई है और मुझे उम्मीद है कि न्यूजीलैंड अगेंस्ट नवाज की जगह इनको शामिल किया जाए। बिल्कुल ठीक है। चलें जमील भाई, आखिरी जुमला मैं चाहूंगा जरा इसके ऊपर कह दीजिए कि कोयटा की टीम के हवाले से जो सवाल मैंने अभी मुनीर भाई की खिदमत में रखा कि कोई उम्मीद रह जाती है, क्योंकि जिस तरह का टूर्नामेंट ये रहा है, इससे पिछला सीजन रहा है, अल्फाज नहीं है कि उनके लिए क्या कहा जाए, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन यही है। तकरीबन ज़्यादातर खिलाड़ी वो हैं जिसका भी मुनीर भाई ने तस्करा किया कि हसनैन वगैरह है। 2019 में जब आप जीते थे टाइटल, आपके साथ थे। होना तो ये चाहिए था कि अब खिलाड़ी मेच्योर होने के बाद ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते, क्योंकि सेम टीम है, कहीं आगे पीछे नहीं हुए। तो नतीजा तो उसके बिल्कुल बरक्स नजर आ रहा है। जी देखें, हमारी नेक ख्वाहिशात तो कोयटा के साथ जरूर हैं, लेकिन जिस तरह की कारकर्दगी कोयटा ने दिखाई है तो उसको देखते हुए तो नहीं लग रहा कि ये प्ले ऑफ में जो है ना पहुंच पाएंगे। वजह उसकी ये है कि इनको जो है ना सारे मैच जो है ना वो जीतने होंगे, क्योंकि अभी सिर्फ इनके पास बोर्ड पे 2 सबसे बॉटम में है ना 2 पॉइंट है। अगर एक मैच ये लूज कर जाते हैं तो मेरे ख्याल में इनके चांस जो है ना खत्म हो जाएंगे। इस चीज को अगर आप मद्देनजर रखते हैं तो मैं नहीं समझ, अब सारे मैच इनके पास अब जो ना गलती की गुंजाइश नहीं है, सारे मैच जो ना जीतने होंगे। और अगर सारे मैच ये नहीं जीत सके तो मैं नहीं समझता कि फिर ये और मेरे अपनी जाते रहे कि कराची के चांस खत्म हो गए, और अगर आज का मैच कोयटा लूज कर जाता है तो ये भी मेरे ख्याल में काफी हद तक जो इनके चांस भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है जमील भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, प्रोग्राम में शामिल रहे। मुनीर भाई, आपका भी बड़ा शुक्रगुजार हूं कि अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर प्रोग्राम में आप शामिल हुए। बड़ी अच्छी गुफ्तगू दोनों मौजूद मेहमानों ने की है और यकीनन इसमें बहुत सारे वो सवाल शामिल थे जो देखने वाले हम तक पहुंचाते हैं या सोशल मीडिया पे जिनके हवाले से बात हो रही है। तो इस मुख्तसर वक्त में हमने कोशिश की कि गुज़िश्ता मैच और पिछले मैचेस हो चुके हैं उसके ऊपर बात की जाए, और आने वाले वक्त में कौन सी टीम है जो फेवरेट नज़र आ रही है इस पर भी हमने गुफ्तगू की है। और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मैच का आगाज़ अब से कुछ देर बाद हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर कल जब मौका मिलेगा तो ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें आप इजाज़त। अल्लाह निगहबान।